आज हम लोग अर्थशास्त्र से परिचित होंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानेंगे और इसके विकास के बारे में और इसे किससे संबंधित है इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीनिंग होता है धन संपत्ति, यानी हमारी धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, जो भी मानव आर्थिक क्रिया से हम लोगों को धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति होती है, उसको अर्थ कहते हैं। शास्त्र का मतलब होता है पुस्तक या किताब। इसको सम्मिलित कर देंगे तो इसका मीनिंग होगा जो पुस्तक या किताब हमें धन संपत्ति से संबंधित ज्ञान देता है, जानकारी प्राप्त होता है, उसको अर्थशास्त्र कहेंगे। यानी जो भी पुस्तक हमें मानव आर्थिक क्रिया, मनुष्य की क्रिया से जो हमें धन संपत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें अपाहिज या पागल मनुष्यों का जो आर्थिक क्रिया नहीं करता उसको शामिल ही नहीं किया गया। हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र विकास को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है योगदान एडम स्मिथ का। इसलिए हम लोग एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर जोर दिए, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जन्मदाता भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र एक और पुस्तक है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक हमारे भारत में एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को लिखे थे कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य, इन्होंने ये पुस्तक लिखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को चलाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके प्रधानमंत्री और उनके गुरु चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उसके शासन चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था की शासन के लिए एक पुस्तक लिखे थे। इस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इसका संबंध है राजनीति से है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं उसका संबंध धन संपन्न से है, धन संपत्ति से है। और इस पुस्तक को लिखे थे एडम स्मिथ। क्लास 9 में पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। ये एक काल्पनिक गांव है, जैसे हमारे गांव से संबंधित है। जिस प्रकार की क्रियाएं हमारे गांव में होती है, वैसे ही क्रियाएं पालमपुर में होती है। और इसके माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र और अपने गांव को समझने का प्रयास करेंगे। पालमपुर में लोग गांव में अधिकांशतः खेती का काम करते हैं, जैसे हमारे गांव में होती है। तो पालमपुर में मुख्य आर्थिक क्रिया, पैसा कमाने का मुख्य जरिया खेती है। पालमपुर के लोग खेती के अलावे और भी काम करते हैं, जिसको गैर कृषि कार्य कहते हैं। इसमें से लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, दूध उत्पादन, परिवहन, दुकान चलाना, छोटे छोटे
सामान बनाने का काम करना, ये सभी क्रियाओं को गैर कृषि कार्य कहते हैं। उसके बाद उत्पादन के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन किसके कहते हैं? जो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु के उत्पादन में करते हैं, उसको संसाधन कहते हैं, है ना। तो संसाधन के प्रकार बांटा गया, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव निर्मित वस्तुएं हो गए, मानव प्रयास, मनुष्य का प्रयास हो गया, उसमें दिमाग बुद्धि हो गया, और मुद्रा, रुपया पैसा हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरत होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उत्पादन करना है। उत्पादन किसको कहते हैं? किसी वस्तु को बनाना, किसी नए वस्तु को, गुणकारी वस्तु जो हमारे लिए किसी वस्तु में गुण या क्वालिटी का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। चाहे कोई भी वस्तु होता है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसको हम लोग जब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उत्पादन कहलाता है। और उत्पादन के लिए क्या जरूरत होता है? भूमि, जमीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है पूंजी। पूंजी दो प्रकार का होता है, मानव निर्मित पूंजी होता है, प्राकृतिक पूंजी। जैसे रुपया पैसा हो गया, ये मानव निर्मित हो गया, ऐसे ही पूंजी बहुत जरूरी है। उसके बाद है श्रम, परिश्रम, मजदूरी। बिना काम के, बिना मजदूर के, बिना काम के किसी भी चीज को निर्माण करना या उत्पादन करना संभव नहीं है। फिर उत्पादन के लिए श्रम। और चौथा होता है साहसी उद्यमी, मालिक, जो साहस दिखाता है, जो काम करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, जो संगठन को बनाता है, जो मनुष्य अपने उत्पादन क्रियाओं को संचालित करता है, उसको उद्यमी कहते हैं। इस प्रकार देखेंगे उत्पादन के लिए मुख्य चार चीजों होती है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इतनी चीज जब आपस में मिलेंगे तब उत्पादन संभव होगा। उत्पादन और उपभोग को हम लोग देखेंगे। उत्पादन का अर्थ होता है संसाधनों के प्रयोग के लिए अपनी आवश्यकता के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करना। संसाधन आपको बताए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इन सभी चीज़ों को जब मिलाते हैं तो उत्पादन होता है। उत्पादन में क्या होता है? जैसे अनाज की आवश्यकता, अपनी भूख मिटाने के लिए खेत में हम लोग बीज बोते हैं, अनाज उत्पादन होता है। रहने के लिए हम लोग मिट्टी, बालू या प्राकृतिक वस्तुएं जो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं रहने के लिए। तो हमारी रहने में सुरक्षा के लिए घर की जरूरत होती है, घर उत्पादन या निर्माण करते हैं। गाड़ियाँ अपने आने जाने के लिए, इस दूरियां को तय करने के लिए गाड़ी को उत्पादन करते हैं, जिसको फैक्ट्री में निर्माण होता है। खिलौना बच्चों के लिए, खेलने के लिए। इस प्रकार इन सभी चीज़ों को हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए बनाते हैं, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो उत्पादन होता है किसके लिए? उपभोग के लिए। जब हम किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो उपभोग करते हैं। और उपभोग में महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका गुण नष्ट हो जाता है। जैसे हम चावल का उत्पादन, धान का उत्पादन किए, धान से हम चावल बना दिए, चावल को हम लोग क्या बना दिए? भात। अब भात बनाने के बाद भात तो बिना चावल बना सकते हैं? नहीं। खेत में लगा सकते हैं? नहीं, वो नष्ट हो गया। अब दोबारा उसका कोई प्रयोग नहीं रह गया, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। जैसे लिखने के लिए हमें चौक की आवश्यकता पड़ी, तो फैक्ट्री में इसको हम लोग चौक बनाए, तो चौक का उत्पादन हुआ। जब हम लोग इसको लिखने का प्रयोग करने लगे तो शुरू में चौक बड़ा था, लिखते लिखते क्या हो गया? छोटा हो गया, खराब हो गया। फिर बड़ा होगा नहीं, इसके लिए हमको दोबारा नया बनाना होगा। तो इसको उपभोग, तो उपभोग में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। उपभोग में क्या होता है? तो कोई भी चीज दुनिया में जो भी चीज बना है नष्ट होने के लिए बना। यानी उत्पादन किस किस लिए करते हैं जी? नष्ट करने के लिए करते हैं। तो नष्ट करने से क्या होता है? हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसी को हम लोग उपभोग करते हैं। जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसके अपने आप में प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। पालमपुर गांव
के अगल बगल गांव भी है। इसके बगल में एक बड़ा गांव है रायगढ़, और इससे 3 किलोमीटर दूर पे एक छोटा गांव है शाहपुर। इन गांवों में भी वैसे ही क्रियाएं होते हैं जैसे पालमपुर गांव में होती है। यहाँ पर क्रिया का मुख्य साधन, उत्पादन का मुख्य साधन खेती होता है। देखो, खेतों में जितने भी नलकूप लगे होते हैं ना, खेती करने के लिए जितने भी नलकूप लगे हुए हैं वो सारे के सारे बिजली से चलते हैं। इसके अलावा खेती में अन्य कार्य, जैसे आप लोग को भूसा निकालना हो, धान की कुटाई करना हो, या बहुत सारे जो काम होते हैं वो बिजली से होते हैं। वहाँ परिवहन के रूप में बैलगाड़ी, बकरी गाड़ी है ना, भैंसा गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। वहाँ गुड़ निकालने की क्रिया खेती की जाती है। उसके बाद लिखा है कि पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है और सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है जहां लोगों को इलाज होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत गांवों का देश है। भारत गांवों से मिलकर बना हुआ और गांव में मुख्य आर्थिक क्रिया, उत्पादन की मुख्य गतिविधि खेती है। गांव के लोग खेती अधिकांशता करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि खेती के अलावा और भी बहुत सारे काम है। कहते हैं खेती करते हैं तो सभी लोग खेती नहीं करते हैं। खेती के अलावा और भी बहुत सारे गांव में काम होते हैं, जैसे दुकान चलाना, छोटे बच्चों को बनाना, परिवहन क्रिया, मुर्गी पालन, पशु पालन, इन सभी क्रियाओं को गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, जो कृषि से संबंधित नहीं, कृषि से थोड़ा हटके है। इससे भी उत्पादन क्रिया किया जा सकता है ना। उत्पादन के लिए पूंजी का प्रयोग करते हैं। तो पूंजी को मुख्यतः संक्षिप्त रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। पहला अस्थायी पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी और तीसरा मानव पूंजी। ये तीनों के सहयोग से उत्पादन संभव होता है। अब अस्थायी पूंजी में हम लोग देखेंगे जिसका एक बार खरीदते हैं या एक बार जिसको हम लोग उत्पादन के लिए प्रयोग में लाते हैं, कई सालों तक लगातार चलता रहता है, बार बार बदलना नहीं पड़ता है। तो अस्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेते हैं तो एक बार लेते कई सालों तक चलता है, अस्थायी पूंजी है। उसको बार बार हर सब खरीदते, ट्रैक्टर नहीं खरीदते। कंप्यूटर पढ़ने के लिए या काम करने के लिए ऑफिस में खरीदते हैं, कई सालों तक चलता है। आप लोग यहाँ देखेंगे मशीन, भवन, स्कूल चलाने के लिए भवन एक बार बना दिए, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक चलता रहता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो औजार, मशीन, भवन, ट्रैक्टर, कंप्यूटर जिनका कई सालों तक प्रयोग करते रहते हैं, उन्हें हम लोग अस्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरा में आता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मतलब होता है उसको अस्थायी पूंजी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार घटाते बढ़ाते हैं। जब हमको ज़्यादा जरूरत होता है ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कम जरूरत होता है कम प्रयोग करते हैं। जैसे पैसा, मुद्रा हो गया, कच्चा माल। कच्चा माल कहने का मतलब है कि जब हमको कपड़ा, टेलर के पास कपड़ा बहुत सारा मतलब कपड़ा सिल के बेचता है, तो उसको त्यौहार के समय में ज़्यादा कपड़े की डिमांड आएगा तो ज़्यादा कपड़ा सिल के बेचेगा, त्यौहार के समय में नहीं रहेगा तो कम सिलेगा। तो त्यौहार या फेस्टिवल या शादी ब्याह या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो बहुत ज़्यादा मांग हो जाता है, तो ज़्यादा कच्चे माल की जरूरत होती है। उसके बाद जैसे घर बनाने वाले मटेरियल, बरसात के दिनों में कम डिमांड होता है, गर्मी के दिनों में सब लोग घर बनाते हैं, जाड़ा के दिनों तो ईंटा, बालू, छर्री सबकी मांग बढ़ जाती है, कच्चे माल की डिमांड बढ़ गया, ज़्यादा उत्पादन करते हैं। पैसा जितना ज़्यादा जरूरत होगा उतना पैसा लगाना, कम जरूरत होगा कम पैसा लगाएंगे। इस प्रकार कार्यशील पूंजी का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तीसरा आता है मानव पूंजी। सबसे महत्वपूर्ण मानव पूंजी होता है मनुष्य के, तो श्रम, मजदूर, उद्यमी मानव पूंजी कहलाते हैं। जैसे शिक्षक
एक मानव पूंजी हो गया जो बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य को बना रहे हैं, है ना, उसमें कौशल का विकास कर रहे हैं, मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। उद्यमी एक संगठन बनाता है किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, है ना। कंप्यूटर में काम करने के लिए मनुष्य चाहिए, तो मनुष्य क्या कहलाता है, मानव पूंजी जो उत्पादन में मदद करता है। इसका प्रयोग उस श्रम के रूप में और उद्यमी के रूप में होता है।